नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विजन 2047 और मैं हूं आपके साथ पूजा पांडे। वो कहते हैं ना कि पूरे शहर को रोशन करने से पहले एक दिया अपने घर में जलाना चाहिए। भारत 2047 में विकसित होगा ही, लेकिन विकसित होने की इस यात्रा में सबको करना होगा अपना अपना योगदान। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम हासिल करके ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से आई एक ऐसी खबर से जो भारत की संस्कृति को एक नई पहचान ही नहीं दे रही, बल्कि उसे संजोने और प्रसार करने का भी काम कर रही है। इतिहास और पौराणिकता की विरासत को एक कर्मयोगी की तरह अपने हुनर से उकेर कर आकार भी दे रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये कहानियां सुनाई नहीं देती बल्कि दिखाई देती हैं। कपड़े पर आस्था लेती है आकार और रंग बन जाते हैं भक्ति के अमिट गीत। माथे मणि मौलिया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजरा रे जुलमी नयनवा। पिघला मोम बनाता है आस्था के ताने बाने। हर रेखा एक प्रार्थना है, हर आकृति एक ध्यान, हर रंग एक योग है और हर कलाकृति एक साधना। ये है लखनऊ की माधुरी मिश्रा। पिछले 5 दशक से प्राचीन बाटिक कला के जरिए कपड़े को जीवंत कर रही है। इतिहास और पौराणिकता के समृद्ध विरासत से किसी कर्म योगी की तरह निर्मल, निस्वार्थ और निर्विकार साधना से निराकार को दे रही हैं आकार। कपड़े पर मोम और रंगों के इस्तेमाल से डिजाइन बनाने की प्राचीन विधा है बाटिक कला। बाटिक कला का जन्म इंडोनेशिया के जावा द्वीप में माना जाता है, जहां से ये प्राचीन भारत में फैली और फली फूली। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में कपड़ों पर कलात्मक छपाई का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। माना जाता है कि बाटिक कला इंडोनेशिया से व्यापारियों के जरिए भारत आई और भारत की सांस्कृतिक विविधता में फली फूली। माना जाता है कि पहली शताब्दी में गुजरात के खत्री समुदाय ने इस शिल्प को संरक्षित किया और बढ़ावा दिया। मुगलों और अंग्रेजों के समय पर्याप्त संरक्षण के अभाव में भारत में बाटिक कला लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 20वीं शताब्दी में विश्व शांति निकेतन में इसका कोर्स शुरू करवाया और इसके पुनर्जागरण की शुरुआत की। माथे पर बड़ी सी बिंदी, आंखों पर मोटा सा चश्मा और हाथ में आध्यात्म को कपड़ों पर उकेरती उंगलियां। माधुरी मिश्रा उत्तर प्रदेश में बाटिक कला की उन चुनिंदा कलाकारों में से है जिसने किसी साधक की तरह निष्काम इस कला को जीवन समर्पित किया। बच्चे जो है माँ बाप से ही सीखते हैं, तो मैंने भी अपने माता पिता से सीखा। उसके बाद वहाँ पे करती रही। जब शादी हुई है तो ससुराल में मेरी आर्ट फील्ड से कोई नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसमें इंटरेस्ट था। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ससुराल वालों का भी सपोर्ट मिला और यहाँ पे मैं अपने को पूरी तरह स्थापित कर पाई। कला को फलने फूलने के लिए साधना संसाधन के साथ साथ जन जागृति की भी जरूरत होती है। जो भी कला आम जनमानस तक पहुँचती है वही जिंदा भी रहती है और फलती फूलती भी है। बाटिक कला के साथ यही काम किया है मोदी सरकार ने। माधुरी मिश्रा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे बड़ा सम्मान शिल्प गुरु मिला, तो इस कला के साथ साथ पूरे यूपी के लिए बेहद सम्मान का पल था। शिल्प गुरु सम्मान की अगली कड़ी में आमंत्रित हैं श्रीमती माधुरी मिश्रा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जिन्हें आर्टिस्टिक टेक्सटाइल में असाधारण रचनात्मकता, उत्कृष्ट तकनीक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण हेतु शिल्प गुरु पुरस्कार 2023 प्रदान किया जा रहा है। वो मैंने जो कृति बनाई थी उस पे पूरी रामायण का दर्शन था, चित्रण। तो
तो उसी एल्बम पे मिला है मुझे शिल्प गुरु सम्मान। केंद्र सरकार में जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन करते हैं सारे आर्टिजन का। इतना जब से वो आए हैं मतलब बिल्कुल जो जेन्युइन पर्सन है उसी को वो सेलेक्ट करते हैं। उसमें कोई भी ये नहीं क्वेश्चन कर सकता कि इसको गलत तरीके से निर्णय हुआ या कुछ भी। बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है सब कुछ। कोई भी साधना अनुशासन मांगती है। कला का क्षेत्र समर्पण, अनुशासन और निरंतर यात्रा का होता है। माधुरी मिश्रा कला की एक साधक के साथ साथ एक माँ भी है। जिस कृति ने उन्हें शिल्प गुरु बनाया उसने पूरा होने से पहले माधुरी दीक्षित को जिंदगी के सारे दुख भी दिखा दिए। मोम और मोह, करुणा और कला के बीच किसी एक को चुनने का समय भी आया, लेकिन माधुरी मिश्रा अपने चेहरे पर बड़ी सी बिंदी ही नहीं धारण करती है। वो धैर्य और विश्वास का हिमालय भी अपने साथ लिए फिरती है। जब मैं ये कृति बना रही थी उस समय मेरे बेटे को डायग्नोज हो गया लास्ट स्टेज का कैंसर। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी। उस समय मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने डॉक्टर साहब को देना चाहूंगी, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर सक्षम सिंह। उन्होंने बहुत ही अच्छी केयर की। मेरे बच्चे को इतनी मतलब अच्छी केयर से स्टेबल कर दिया कि मैं वो कृति कंप्लीट कर पाई और बना पाई, नहीं तो असंभव था मेरे। माधुरी मिश्रा बाटिक कला की साधक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ पथ प्रदर्शक भी हैं। जिस कृति पर उन्हें शिल्प का सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार ने दिया है वो कृति भी अद्भुत है और उसकी कला भी अविस्मरणीय। पूरी रामायण को 50 फ्रेम में बाटिक कला के जरिए बताने वाली माधुरी मिश्रा ने इसमें जो रंगों का संयोजन किया है वैसा इस्तेमाल दुनिया में इससे पहले नहीं हुआ है। कि जो मेरा बाटिक प्रिंट है उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है और 11 कलर यूज किए जो वर्ल्ड में कभी किसी ने नहीं यूज किए इस विधा में। माधुरी मिश्रा की 5 दशक की बाटिक साधना में कई अनूठी कलाकृतियां कपड़े पर जीवित हुई। कई परंपराएं फिर से कपड़ों पर चढ़ मुस्कुराई। लेकिन माधुरी मिश्रा की कला का कैनवस महज कपड़ा भर नहीं था। उनका कैनवस था युवा हाथ, जो परंपरा की थाती को थाम बाटिक कला के रंग को और चटक करेंगे। किसी माली की तरह माधुरी मिश्रा बाटिक कला की अगली पीढ़ी को रोप रही हैं, ताकि सुनहरे कल की फसल सोने सी खरी और चमकदार हो। इस तरह का है, हम फ्री ऑफ कास्ट अपने जितने भी चिन्हट के वासी हैं उन लोगों को, और बाहर से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं सीखने, तो उनको हम ये भी बर्डन नहीं होता है कि वो अपना जो है रॉ मटेरियल लेके आए। पूरा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, पूरी लगन से सिखाते हैं। मेरे सिखाए हुए 6 लोगों को स्टेट अवार्ड मिल चुका है और नेशनल की तैयारी कर रहे हैं वो। और जो बच्चे सीख रहे हैं तो निफ्ट के बच्चे हैं, काफ़ी इंटर्नशिप कर रहे हैं, UPIDR के बच्चे हैं, MIT यूनिवर्सिटी के बच्चे, ये सब आते रहते हैं, पॉलीटेक्निक से आते रहते हैं। तो उनको हम कभी ये नहीं कहते कि कुछ लेके आइए, सब कुछ लेके आते, मतलब हम कुछ देते हैं यहाँ पे, सिर्फ खाली हाथ आते हैं और सीख के जाते हैं। 5 दशक माधुरी ने बाटिक को जिया, उसके अनुशासन ने निपुणता पाई। मोम का खेल, रंगों का चढ़ना उतरना फिर चढ़ना, जब तक कपड़ा कलाकार की सोच ना पकड़ ले। जिस तरह बाटिक कला में कपड़ा कलाकार की सोच पकड़ता है, ठीक उसी तरह PM मोदी कला को जिंदा रखने की बुनियादी जरूरत समझते हैं। खुद माधुरी मिश्रा बाटिक कला के भविष्य के लिए केंद्र सरकार की एक योजना के शुक्रगुजार हैं, जिसने उन्हें वो जमीन दी कि कला की बारीकियों का मंत्र वो अगली पीढ़ी के हाथ दे सके। जो योजनाएं लाते हैं, जैसे समर्थ योजना चल रही थी, उसमें 2-2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता था। वो हम लोगों के जो मास्टर्स हैं उनके अंडर में 30 बच्चों का बैच देते थे और वो हम लोगों ने 3 बैच चलाए हैं, 3 मतलब हर साल एक बैच, तो उसमें 30-30 बच्चों को काफी बेनिफिट हुआ है। राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली योजना है समर्थ योजना। इसमें बदलते बाजार की मांग के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास वर्कशॉप के जरिए शिल्पकारों की ट्रेनिंग होती है। गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पारंपरिक शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कौशल उन्नयन कार्यक्रम चलते हैं। एडवांस टूल किट भी शिल्पकारों को दिए जाते हैं।
केंद्र सरकार की इन्हीं कोशिशों के दम पर जो बाटिक कला एक समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए संघर्ष कर रही थी, वो अब सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। बाटिक कला की पहुंच भी बढ़ी है और उसके सीखने वाले हाथ भी बढ़े हैं और साथ ही साथ अब उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने के भी सपने सच की ओर बढ़ रहे हैं। जब माधुरी मिश्रा को शिल्प गुरु सम्मान से भारत सरकार ने नवाजा, सीएम योगी ने माधुरी मिश्रा को मिले पुरस्कार के लिए ये ट्वीट किया। ये महज एक ट्वीट नहीं था, बल्कि बाटिक कला के संवर्धन के लिए बड़ी उम्मीद भी थी कि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं में बाटिक कला भी जल्द ही शामिल हो सकती है, क्योंकि यूपी की ओडीओपी योजना हस्तशिल्प और शिल्पकारों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। बाटिक कला को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हस्तशिल्प के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा है। माधुरी मिश्रा पिछले 5 दशक से बाटिक कला की लौ को जलाए हुए थी, लेकिन अब वो निश्चिंत है कि आने वाले समय में यूपी सरकार भी उनके साथ कदम ताल करेगी, इस कला को न सिर्फ बचाने बल्कि बढ़ाने के लिए और इसे रोजगार की नई पहचान बनाने के लिए। उसको प्रमोट करने के लिए अपने जो ओडीओपी प्रोग्राम है या इसमें एमएसएमई प्रोग्राम है, तो उसमें हमें इनवाइट करें, हम अपनी कला का प्रदर्शन करें। जिस सरकार में कला और कलाकारों को संरक्षण और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, वहाँ समृद्धि और संस्कृति दोनों फलती फूलती हैं। कला की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन अगर समर्पण और भरोसा हो तो मंजिल पर भी पहुँचना तय होता है। माधुरी मिश्रा न सिर्फ एक शिल्पकार है, बल्कि एक कला की संरक्षता भी है। उनका संघर्ष आज सुनहरा हो गया है। ये सुनहरा रंग ही यूपी के भविष्य का रंग है। देखिए, माधुरी मिश्रा यहाँ पर बाटिक कला से न सिर्फ यहाँ पर सपनों को उड़ान दे रही हैं, बल्कि विकसित भारत के सपनों को जबरदस्त जो उड़ान है वो भी दिखा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसकी तरक्की का रास्ता भी कृषि से होकर ही जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का लगातार प्रयास है कि किसान खुशहाल हों और समृद्ध बने। इसके लिए केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर अपनी आय तो दुगनी कर ही रहे हैं, बल्कि हॉर्टिकल्चर खेती को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये भी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर भले ही आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन किसानों के लिए ये धरती का ब्लैंक चेक है। ये खुशहाली का खजाना है। ये दोगुनी आय का डिमांड ड्राफ्ट है। ये धरती का लाल सोना है जो अलीगढ़ के किसानों को मालामाल कर रहा है। यहाँ में बेनिफिट है और सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है। स्ट्रॉबेरी को करो, इससे ज्यादा ज्यादा बेनिफिट लो, और गवर्नमेंट भी हमारी जो है इस पे अनुदान दे रही है। ये दोनों चेहरे अलीगढ़ के किसानों के लिए प्रेरणा का सबब बने हैं। अतरौली के गांव शेरपुर के रहने वाले विपिन शर्मा बदलते उत्तर प्रदेश के किसानों का चेहरा हैं। दोनों ही किसान पहले पारंपरिक फसलें उगाते थे, लेकिन लागत और बचत में बड़ा अंतर होता था। इन्होंने शेरपुर गांव में खेती के तरीके और सोच दोनों को बदला है। विपिन शर्मा और शिव कुमार ने स्ट्रॉबेरी की खेती करने का फैसला किया। स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ठंडी जगह पर होती है, मैदानी इलाकों में खेती कम है। विपिन शर्मा और शिव कुमार ने नवीन तकनीक के इस्तेमाल से अपने गांव में खेती शुरू की। यूपी सरकार से मिली मदद के दम पर कई गुना मुनाफा बढ़ा। मैंने इनसे गेहूं, मक्का, आलू की खेती से हटके मेरे एक मन में आया कि कोई अच्छी खेती करी जाए यहाँ अपने यहाँ। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी की जो है खेती लेकर आया हूँ। तो ये जो है अमेरिका से और कैलिफोर्निया से इसका पौधा आता है। मेरे पास 4 वैरायटियाँ हैं, चांसलर, विंटर डॉन, कैमारोजा और रानिया। 25 बीघा 5 एकड़ की समथिंग लगा रखी है। पौधों की संख्या लगभग 1.5 लाख है।
ये एक अच्छी खेती है और यदि मौसम इसके अनुकूल रहे तो इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। केंद्र में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी का एजेंडा किसानों की खुशहाली और आत्मनिर्भरता है। औषधीय पौधों की खेती में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसकी मार्केटिंग को अगर हम उसके साथ जोड़ लें, कई गुना लाभ हमारा एक अन्नदाता किसान प्राप्त कर सकता है। परंपरागत खेती में अगर 1 एकड़ में एक वर्ष में वह 20 से 25 हजार रुपए कमा रहा है, तो औषधीय पौधों की खेती में वही किसान 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया 1 एकड़ खेती में कमा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि 20 से 25 हजार रुपए में लाभ होगा, उस व्यक्ति की जीवन में खुशहाली आएगी या 1.25 लाख से 1.5 लाख में उसके जीवन में खुशहाली आएगी? यानी स्वतः ही हम जान सकते हैं कि हम कई गुना उसको उसकी आमदनी बढ़ाने में योगदान दिया जा सकता है। और इस दिशा में जो प्रयास सीमैप और अन्य केंद्रीय लेबोरेटरीज के द्वारा यहां पर प्रारंभ किया गया है, मुझे लगता है कि यह सभी लोग मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसके और बेहतर परिणाम आएंगे। यही कारण है कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए यूपी सरकार किसानों को तमाम अनुदान और सहायता दे रही है, ताकि अन्नदाता की आमदनी कई गुना बढ़े, और ऐसा होने भी लगा है। यूपी के बागवानी मिशन के तहत स्ट्रॉबेरी के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जा रहा है। योगी सरकार में किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 50% तक की सब्सिडी मिलती है, जिससे लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। सरकार द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली स्ट्रॉबेरी की पौध भी उपलब्ध कराई जाती है। कृषि विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। किसान तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए किसान हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और सत्यापन के बाद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। कुछ योजनाओं के तहत पैकेजिंग सामग्री जैसे प्लास्टिक क्रेट पर भी सब्सिडी मिलती है। हाँ, सरकार से हमको 10,000 पौधे मिले हैं जो सरकार ने हमको दिए, और वो बहुत अच्छे पौधे चल रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यूपी में पूरे देश में सबसे ज्यादा खेती किसानी है। खेती में सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि उससे रोजगार भी पैदा हो रहा है। अतरौली के विपिन शर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विपिन शर्मा करीब 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। अकेले विपिन शर्मा ही करीब 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। खेत में काम करने वाली अधिकतर गांव की महिलाएं और लड़कियां हैं। 400 रुपया में मिलते हैं। गेहूं की कटाई फटाई में 250-300 मिलते हैं। मजदूरी अच्छी मिल जाती है। अच्छी मिल जाती है। यहीं अपने गाँव से आए के यहीं काम कर मिल जाते हैं। बाहर नहीं जाते हम। मैं तो स्टोरी में काम करता हूँ कि यहाँ के यहीं मजदूरी मिल जाती है, बढ़िया आमदनी बढ़िया रहती है, तो यहाँ के देख रहा हूँ मैं आगे को कर सकता हूँ स्ट्रॉबेरी। बाहर जाना भी नहीं पड़ता। नहीं जाना पड़ता बाहर, गांव में ही रोजगार मिल गया। यहीं ही रोजगार मिल गया, बढ़िया काम कर लेता हूँ। विपिन शर्मा का मुनाफा और सफलता देखकर अब उनके खेत पर आसपास के किसान भी आने लगे हैं और स्ट्रॉबेरी की खेती की बारीकियां समझकर उसे अपनाने का फैसला भी ले रहे हैं। आज पहली बार मैं तो स्ट्रॉबेरी पंडित जी देखने आया हूँ और बहुत कुछ अच्छी फसल लग रही है। आगे चल के मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी करूँ, और फल भी बढ़िया है और यहाँ में बेनिफिट है और सरकार भी इसमें अनुदान दे रही है। अलीगढ़ में किसान परंपरागत खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी जैसी हॉर्टिकल्चर खेती को अपना रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा कई गुना बढ़ा है। सरकार भी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचे भी। ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि इधर जनपद के किसानों में एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है। वो परंपरागत खेती से हटकर हॉर्टिकल्चरल खेती के ऊपर भी जा रहे हैं। अभी कुछ दिन से इधर ये देखने को मिला है कि यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती लोगों ने स्टार्ट किया है। उद्यान विभाग से 1,60,000 रुपये का अनुदान मिला था और इस पे वो उन्होंने खेती करना शुरू किया है। ये अच्छी बात है और इस तरह का उम्मीद है कि और आगे लोग बढ़ेंगे। यूपी की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर ही जाता है। यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में अन्नदाता किसानों की सबसे अहम भूमिका है और जिस तरह से यूपी में 2017 के बाद
किसानों के लिए खास योजनाएं बनाई जा रही हैं और जैसे इनका फायदा जमीन पर दिख रहा है, उससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, लगातार जो किसान है उससे जो सरकार है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार लगातार ये अपील भी कर रही है कि वो परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग जो खेती है वो भी करे, और ना सिर्फ इनसे वो आत्मनिर्भर बने बल्कि देश भी यहाँ पर मजबूत हो रहा है। और विपिन शर्मा इसके लिए एक बड़ा जो उदाहरण, जो मिसाल है वो पेश करे। ना वो खुद यहाँ पर मजबूत हो रहे, आत्मनिर्भर हो रहे, बल्कि बाकी किसानों को और खास तौर पर महिला किसानों को भी आत्मनिर्भर कर रहे हैं और रोजगार के नए नए जो खास अवसर हैं वो भी पैदा करें। और यहीं से एक बड़ी जो उम्मीद है लगाई जा रही है कि आने वाले भविष्य में इसके जो सकारात्मक और भी प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश और इसके हटकर अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिलेंगे, जो कि विकसित भारत के लिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी को लेकर जो सरकार है वो किसानों को बड़े स्तर पर अनुदान, सब्सिडी भी दे रही ताकि उन्हें और भी जो बढ़ावा है वो मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलाव की नई मिसाल पेश करता यूपी अब मेडिकल के क्षेत्र में भी कमाल कर रहा है। मेहनत, लगन और प्रयास जब मिल जाते हैं तो हर राह आसान हो जाती है। ऐसा ही कमाल कर दिखाया है केजीएमयू के डॉक्टर पूरन चंद ने, जिन्होंने बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रखा बल्कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी काम किया है। कैसे, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये कमल पांडे हैं। उम्र के 6 दशक पार कर चुके हैं। उम्र के साथ साथ बीमारियों की संगत भी बढ़ती जा रही है। लंबे समय से लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में आते हैं, लेकिन इनकी एक और समस्या है जिसको लेकर पूरा परिवार आशंकित रहता है। मैं भी भूलता हूँ। कमल पांडे जो बात हंसते हुए कह रहे हैं, दरअसल वो हिंदुस्तान में बुजुर्गों की एक बड़ी महामारी के तौर पर फैल रहा है। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 1 करोड़ लोग डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे हैं। डिमेंशिया याददाश्त से जुड़ी बीमारी है जो आगे चलकर सोचने, समझने, भाषा व्यवहार पर असर डालती है। अनुमान है कि अगले 2 दशक में डिमेंशिया के भारतीय मरीजों की संख्या 100% बढ़ सकती है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये परिणाम अब उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहाँ उतारा, आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। इसे के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2022 में यहाँ लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई। दरअसल बदले हुए यूपी में सबसे असरदार बदलाव मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी मेडिकल जरूरतों के लिए यूपी में लगातार काम हो रहा है। डिमेंशिया की बीमारी का पूरा इलाज तो अभी मेडिकल साइंस में नहीं खोजा गया है, लेकिन केजीएमयू के डॉक्टरों ने डिमेंशिया के मरीजों के लिए एक ऐसी खोज की है जो वरदान से कम नहीं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान नहीं लाएगा, इसके साथ ही साथ जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। और केजीएमयू का जो प्रोस्थोडोंटिक्स ब्रिज एंड क्राउन डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक तकनीक इजाद की है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को थोड़ा सा सरल बनाएगा और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को लेकर भी एक कारगर कदम यहाँ पर उठाया गया है। क्या है वो तकनीक और कैसे काम करेगा ये डिवाइस, उसको हम आपको बताते, दिखाते और समझाते हैं।
केजीएमयू के डिपार्टमेंट ने जो बुजुर्गों के लिए एक खास तकनीक इजाद की है उसको अपनी टीम के साथ तैयार किया है प्रोस्टोडोंटिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर पूरन चंद ने। और डॉक्टर साहब हम लोग के साथ हैं, तो सबसे पहले हम सर आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और किन मरीजों के लिए ये एक तरीके से संजीवनी की तरह काम करेगा? हमारे पास डेंचर के लिए जो मरीज आते हैं उसमें ज़्यादातर उम्र ज़्यादा वाले आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। और सीनियर सिटीजन में एक बहुत सी बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिससे उनके भूलने की टेंडेंसी आ जाती है, जैसे सेनाइल डिमेंशिया कहते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और फिर वो कभी घर से निकलते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं, पहुंच नहीं आते हैं। तो हम लोगों ने ये ध्यान में दिया कि यदि ऐसी कुछ तकनीकी अपनाई जाए कि हम डेंचर में ही ऐसा कुछ डालें कि वो उनके खोजने के लिए आसानी हो जाए। डिमेंशिया के अलावा वरिष्ठ नागरिक डायबिटीज का भी शिकार होते हैं। डायबिटीज बेकाबू होने से वे बेहोश भी हो जाते हैं। हादसे के शिकार होने पर उनकी पहचान कठिन हो जाती है। ऐसे में बुजुर्ग मरीजों के नकली दांतों में लगी ये चिप काफी मददगार साबित हो सकती है। यदि कभी कभी होता है कि डायबिटिक पेशेंट हैं, वो हाइपोग्लाइसीमिया में बेहोश हो जाते हैं और ओल्ड एज में अक्सर ये होता है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो पाया, कहीं थोड़े दूर पैदल चलने लगे, खाने सही ढंग से नहीं खाए थे तो होने लगता है। तो और बेहोशी की स्थिति में भी उनको मालूम हो जाएगा कि हाँ इनको डायबिटीज़ भी है या ब्लड प्रेशर है, कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं जो उनके साथ हैं उसकी भी सूचना हम उसमें चिप्स में डाल देंगे। तो स्कैन करने से मालूम हो जाएगा और उनके परिवार तक उनका सूचना मिल जाएगा या उनके चिकित्सक को उसको सूचना मिल जाएगा। विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूरन के नेतृत्व में डॉक्टर अनुशिका सिंह, डॉक्टर स्वर्णिम और डॉक्टर साधना सिंह ने ये पूरा शोध किया है। इसे विकसित करने में करीब 3 महीने का समय लगा। नकली दांत में लगे इस चिप की मदद से मरीज की लोकेशन का पता लगाने वाली इस तकनीक को पेटेंट के लिए भी भेजा गया है। इसको पेटेंट फाइल करने की व्यवस्था हो गई है, अब वह प्रक्रिया में है, जैसे हो जाएगा सूचना में आ जाएगा। कुछ बुजुर्गों के दांतों में चिप प्रयोग के तौर पर लगाई जा चुकी है। सबसे पहले मरीज का जो दांत ट्रांसप्लांट होता है उसमें चिप स्कैनर के तौर पर इंजेक्ट की जाती है। अभी शुरुआती स्टेज में इसे जीपीएस से जोड़ा नहीं गया है, इसकी तैयारी की जा रही है। हम इसमें एडवांस यही करना चाहेंगे, अभी हम इससे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हम सॉफ्टवेयर में या इस चिप्स में कुछ ऐसे चीज़ें चेंजेस किए जाएं ताकि हम लोकेशन को लोकेट कर सकें, जैसे जीपीआरएस में होता है या वो आपका इंटरनेट पर जो हमारे उसके हैं वो लोकेशन पता चल जाता है। तो कोशिश करते हैं कि इस पर ये चीज़ें भी हम डाल सकें ताकि हम अपने बैठे बैठे उसको लोकेट किया जा सके। प्रदेश सरकार का दृढ़ निश्चय भी है कि 2047 तक 25 करोड़ लोगों को उनके घर के पास ही वही अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले जो आज केवल महानगरों में मिलती हैं। पहली चीज़ तो इसमें बहुत इतना खर्च नहीं आएगा जो पेशेंट उसको वियर न कर पावे, और दूसरी चीज़ ये है कि हम उन्हीं लोगों में ये सब में नहीं लगा रहे हैं, अभी हम लोग सब में नहीं लगाएंगे। ये जिसकी ज़रूरत है, जो हमारे बहुत ज़्यादा उम्रदराज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं और कमज़ोर हैं, उनके लिए पहले प्रेफर कर रहे हैं। डायबिटिक हैं जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या डिमेंशिया के पेशेंट हैं, उन सब में पहले हम दे रहे हैं। बाकी जनरल पब्लिक में देने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है। यदि पेशेंट कहता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा कर दिया जाए तो इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं दिया जा सकता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही शोध और नई तकनीक पर भी जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मरीजों की सेहत के साथ उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और यूपी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है। एक और विरासत को यूपी संजो रही है तो वहीं विकास को नए सिरे से गढ़ रही है। अब वो समय दूर नहीं है जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही
हासिल कर लेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार फिर से आपसे यूपी के विकास की एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।